तो आप लोग को बता दें, साउंड क्लियर आ रही है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कलेक्टिव मॉडल में रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स का फॉर्मूला पढ़ा था और ये कहा था कि जो स्पिन पैरिटी होगी वो 0 + 2 + 4 + एटसेट्रा इस तरह से होगी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं। तो रोटेट ये है आपका नेट दिसंबर 2017 पेज नंबर 25। तो इस वाले क्वेश्चन का हमको आंसर बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द, एक मिनट, ये तो पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 1, पहले पेज नंबर 1 का नाम है, एक सेकंड। हाँ ये, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये है गेट 2010 पेज नंबर 22, पहले वाला क्वेश्चन करें आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्पिन पैरिटी और साथ में एनर्जीज दे रखी है, और इसमें इस वाले क्वेश्चन में कहीं भी रोटेशनल वर्ड यूज नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे रोटेशनली मान के चलना है, क्योंकि हमें पता है रोटेशनल के लिए ये स्पिन पैरिटीज होती है। तो अब आप कैसा करोगे, आपको जो है नेक्स्ट लेवल की बात करनी है। तो नेक्स्ट लेवल का मतलब 6+ के लिए, तो इसका मतलब आपका आंसर या तो ए होगा या बी होगा। तो उसको आप कैसे निकालोगे, तो उसके लिए पहले आप कांस्टेंट निकालोगे। तो अब आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो E2 = h²/2i इंटू j+1 होता है। तो यहाँ पे E2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम इसे AJ कहते हैं, इस यहाँ से E2 निकाल लो, तो E2 की वैल्यू आएगी h²/2i इंटू 2 इंटू 3 = 57.5। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 57.5/6। सिमिलरली आप यहाँ से E4 से भी निकाल सकते हो। अगर E4 से कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा h²/2i इंटू 4 इंटू 5 = 187। तो यहाँ से इस कांस्टेंट की वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट आती है, 187/20। तो आप फर्स्ट या सेकेंड कोई भी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू यूज कर सकते हो, तो आपको स्लाइटली डिफरेंट आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना, E6। अगर आप E6 की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा h²/2i इंटू 6 इंटू 7। तो अब आप यहाँ पे इनमें से कोई एक वैल्यू यूज कर सकते हो। यदि आपने किया 57.5/6, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, $402.5, ये मिल गया। और अगर आपने 187/20 इसको यूज किया तो आंसर कुछ और मिलेगा, लेकिन आपका आंसर दोनों से 400 के आसपास आएगा। तो आप कह सकते हो कि आपका आंसर ए आएगा। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो आगे चलें। तो ये आ रहा है यहाँ से एग्जैक्टली 392.7 इतना आएगा। तो इससे आपका आंसर ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको करना है ये नेट दिसंबर 2017 पेज नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 14। देखो मेरे ख्याल से सबको आवाज आ रही है, तो इसमें से इनको रिंकू को नहीं आ रही है, तो हो सकता है उनका शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी आसान है। तो आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और फर्स्ट का आपको दे रखा है। तो फर्स्ट का मतलब क्या समझते हो आप, तो हमने क्या कहा था कि 0 है आपका ग्राउंड स्टेट, 0 आपका ग्राउंड स्टेट है। तो 2+ जो है उसको आप कहोगे फर्स्ट। तो और उसके बाद सेकंड की अगर बात कर रहे हैं ये, तो सेकंड हो जाएगा 4+। तो अब यहाँ पे हम ये कहेंगे कि E2 = h²/2i इंटू 2 इंटू 3, ये दे रखा है 45। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 45/6। So therefore E4 will be equal to 45/6 into 4 into 5। तो यह जाएगा 150 की। सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं। कहने का मतलब यह है कि न्यूक्लियर फिजिक्स से क्वेश्चन इन जनरल तो देखो वैसे आसानी आते हैं। अगर बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चन बहुत कठिन आ जाए, तो ऐसे में अगर बहुत ही वैसा मतलब हम कह सकते हैं कि रिसर्च लेवल का आ गया, तो फिर कोई बात नहीं। अगर आप नहीं कर पाओगे तो इंडिया में कोई और भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम उसकी नहीं है क्वेश्चन को नहीं कर पाया, हमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आसान क्वेश्चन आया और तब आप नहीं कर पाए, तो फिर आपका सिलेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इस तरह छोड़ने नहीं। अब हम आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि वैसे तो हम इसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करते, पर मैंने सोचा कहीं ये क्वेश्चन रह ना जाए, तो इसको भी अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है पेज नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 11।
तो यहाँ पे ये दे रखा है कि पोटेंशियल आपको गिवन है कि सेल मॉडल में आपको पोटेंशियल गिवन है, तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है और इसमें यहाँ पे परटर्बेशन टर्म यहाँ पे ऐड कर दी है, कौन सी वाली, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन विद नेगेटिव साइन। तो इसी को हमने लिखा था माइनस एफ आर एल डॉट एस, इसको इन्होंने लिख दिया माइनस लैम्डा एल डॉट एस, वे लैम्डा इज ग्रेटर देन 1। तो अब आपसे पूछा है करस्पॉन्डिंग स्पिन पैरिटी एंड आइसोस्पिन। तो आइसोस्पिन असाइनमेंट क्या है उस पर मैं भी आऊंगा, फिलहाल आप पहले आप स्पिन पैरिटी निकाल लो। तो ये कार्बन 13 6, तो यहाँ पे n इक्वल टू 7 है, इसके लिए आप निकालोगे 1s हाफ 2 1p 3/2 4 1p हाफ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तो इससे आंसर आएगा हाफ माइनस। तो हाफ माइनस का आंसर आपके लिए आसान हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर मैं अब बात करूँ आइसोस्पिन असाइनमेंट की, तो आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट, आइसोस्पिन एक प्रॉपर्टी है जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इंट्रोड्यूस की गई है। ये केवल स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में कंजर्व होती है, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या वीक इंटरेक्शन में ये फॉरबिडन होती है या कंजर्व नहीं होती है। तो आइसोस्पिन को आप आई से नोट करते हो और इसका जो थर्ड कंपोनेंट होता है उसे आप I3 या जेड कंपोनेंट आई जेड से लिखते हो, ठीक है। और आई जेड की वैल्यू होती है -I to +I विद डिफरेंस ऑफ 1। अब मैं आपको यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए बता दूं कि फॉर ए न्यूक्लियाई हैविंग जेड प्रोटॉन्स एंड n न्यूट्रॉन्स the value of I3 is equal to Z minus n/2। इसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स में फिर से रिवाइज करेंगे, लेकिन यहाँ पे आइसोस्पिन असाइनमेंट का जो मतलब है वो यही है कि आपको I3 थर्ड कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन निकालना है, ठीक है। ठीक, तो आइसोस्पिन का असाइनमेंट, तो उसका मतलब यहाँ पे आपको जेड कंपोनेंट निकालना, तो या थर्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पे आइसोस्पिन नहीं निकाल ली, क्योंकि आइसोस्पिन कभी नेगेटिव होती है, आइसोस्पिन इज ऑलवेज पॉजिटिव, I3 कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो कार्बन के लिए फॉर कार्बन 13 आपकी I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है /2, तो इसका आंसर जाएगा -1/2, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलें। अब हमें क्या करना है, अब कलेक्टिव मॉडल में वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स की बात करनी है। कलेक्टिव मॉडल, तो कलेक्टिव मॉडल में क्या होता है, वाइब्रेशंस एंड रोटेशंस। तो आपको पता है कि यहाँ पे देखो हमने रोटेशन के लिखा था, तो वाइब्रेशन कब होगा, फॉर a लेस देन 150 वाइब्रेशंस अबाउट स्फेरिकल इक्विलिब्रियम शेप। तो ये मानिए कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है वो स्फेरिकल शेप के अबाउट हो रहा है, यानी कि आपके पास कोई स्फेरिकल शेप है और अगर वो शेप डिस्टर्ब होती है, लेट्स से इस तरह से, तो अल्टीमेटली जो एवरेज शेप है वो स्फेरिकली आएगी। तो ये सेंटर, आपका जो सेंटर है, जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई फिक्स है, उसके अबाउट वाइब्रेशन हो रहा है स्फेरिकल शेप के अबाउट। तो आपकी स्फेरिकल शेप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में चेंज हो रही है, पर ऑन एन एवरेज द शेप रिमेंस स्फेरिकल। लेकिन रोटेशन में क्या होता है, तो रोटेशन के लिए हमने कहा था कि रोटेशन होता है मास नंबर 150 और 190 के बीच में और 220 के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है रोटेशंस ऑफ ए नॉन स्फेरिकल सिस्टम। यहाँ पे जब भी आपका न्यूक्लियर रोटेट हो रहा है तो उसमें जो स्फेरिकल शेप है वो स्फेरिकल से डेविएट हो जाएगी शेप, और हमेशा नॉन स्फेरिकल रहेगी ड्यूरिंग रोटेशन। तो लेट्स से अगर रोटेशन इस तरह से हो रहा है तो आपका ये नॉन स्फेरिकल शेप मेंटेन रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें न्यूक्लियर वाइब्रेशंस की बात करनी है, और यहाँ भी इवन न्यूक्लियर के लिए करनी है, न्यूक्लियर वाइब्रेशंस इन इवन न्यूक्लियर। यहाँ पे हमें निकालना है लो लाइंग वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हम लिक्विड ड्रॉप को मान के चलेंगे। तो आप इसमें लिखो इमेजिन लिक्विड ड्रॉप वाइब्रेटिंग एट हाई फ्रीक्वेंसी।
तो आपका न्यूक्लियाई एक लिक्विड ड्रॉप में वो वाइब्रेट कर रहा है विद हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ऑल दो एवरेज शेप इज स्फेरिकल, तो ड्यूरिंग वाइब्रेशन आपकी एवरेज शेप तो स्फेरिकल होगी, लेकिन इंस्टेंटेनियस शेप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे शेप जो है वो स्फेरिकल नहीं होगी। The instantaneous shape is not spherical. अब हम आगे लिख रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस कोऑर्डिनेट, यानी कि हम बात कर रहे हैं लेट्स से रेडियस, तो इंस्टेंटेनियस रेडियस आर विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि जब आपका वाइब्रेशन होगा तो जो रेडियस है वो टाइम के साथ चेंज होगा। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे जो रेडियस होगा उसे हमने कहा आर टी विच इज ए फंक्शन ऑफ टाइम ऑन द न्यूक्लियर सरफेस डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई। तो आपका जो सरफेस का जो रेडियस होगा वो थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा, क्योंकि स्फेरिकल शेप नहीं है। अगर शेप स्फेरिकल होती है एग्जैक्टली तो आपका आर जो है हर डायरेक्शन में सेम होता, पर अगर इंस्टेंटेनियस शेप चेंज हो गई है तो आपका जो रेडियस है वो थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स थीटा एंड फाई पे। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगर आपने ये लिख लिया हो तो। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर न्यूक्लियाई स्फेरिकल होता तो हमारा जो आर था वो फिक्स होता, यानी कि आर एवरेज रेडियस विल बी फिक्स्ड। लेकिन अगर ड्यूरिंग वाइब्रेशन हमारे शेप चेंज होती है, लेट्स से ड्यूरिंग वाइब्रेशन शेप इज लिटिल बिट लाइक दिस, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल हो गई है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है। तो अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे शेप इस तरह चेंज होती है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो रेडियस होगा अब वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो थीटा और फाई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये एक वाइब्रेटिंग न्यूक्लियाई है अबाउट स्फेरिकल शेप। तो अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ईच स्फेरिकल हार्मोनिक कंपोनेंट will have amplitude a lambda mu function of time। तो जो आपका एम्पलीट्यूड है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और वो जो है लैम्डा और म्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम अब आर की वैल्यू लिख रहे हैं, तो आर विच इज ए फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू आर एवरेज। आर एवरेज का मतलब एक तरह से ये रेडियस है, एवरेज रेडियस, और साथ में लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और म्यू जो है वो है माइनस लैम्डा टू प्लस लैम्डा, ए लैम्डा म्यू फंक्शन ऑफ टाइम इनटू थीटा फाई। तो यहाँ पे ये जो हमने वाई लैम्डा म्यू लिया है वो क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि वाई एल एम एल जो आप यूज कहते हो इज सेम एज वाई लैम्डा म्यू इज स्फेरिकल हार्मोनिक्स। यहाँ पे जो एल है, एल एक्स एज लैम्डा एंड एम एल एक्स एज म्यू। तो यहाँ पे जो एल है उसकी जगह हम लैम्डा यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो म्यू है, यहाँ जो हमारा स्फेरिकल हार्मोनिक्स में एम एल होता है उसकी जगह हम म्यू यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हर एक, जैसे आपको पता है कि सिंस फॉर ईच एल द वैल्यू ऑफ एम एल इज माइनस एल टू प्लस एल। सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा कि फॉर ईच लैम्डा द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा टू प्लस लैम्डा। और यहाँ पे अब एक चीज और है, जो लैम्डा इक्वल टू 0 वाली टर्म है, लैम्डा इक्वल टू 0 कांस्टेंट टर्म इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एवरेज रेडियस आर एवरेज। तो हमने जो आर एवरेज जो शुरू में लिखा है वो रेडियस है, एवरेज रेडियस स्फेरिकल शेप का, पर उसी में ही कांस्टेंट टर्म लैम्डा इक्वल टू 0 भी
इन्वॉल्व कर दी है, इनकॉर्पोरेट कर दी है। तो अब जो है लैम्डा इक्वल टू 1 या उससे ज्यादा वाली जो टर्म है वो नेक्स्ट, जो आपका नेक्स्ट टर्म है समेशन वाली, उसमें आपने लिखा है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक यहाँ तक शायद आपको समझ में ना आया हो क्योंकि इसका क्या रिलेशन है, पर अब हम क्वांटम से हटके हमें क्या कैलकुलेशन करनी है उस पर आते हैं। क्योंकि ये जो मॉडल है ये इतना आसान नहीं, बहुत टिपिकल है। पर हमें क्या करना है, हमारा मोटिव है कि जो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स हैं उनकी स्पिन और पैरिटी निकालना। ठीक है, हालांकि मैं उसे डायरेक्ट भी लिखवा सकता था, जैसे मैंने रोटेशन में लिखवा दिया, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके वही करने वाले हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम डाइपोल वाइब्रेशन, डाइपोल, क्वाड्रुपोल और ऑक्टोपोल की बात करें तो उनके लिए अगर सेंटर से कोई रेडियस r इक्वल टू r एवरेज बनाता है, तो जो आपकी डॉटेड है वो तो स्फेरिकल शेप है, डॉटेड इज स्फेरिकल शेप। तो इसे हम कहेंगे लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, और इसे हम कहेंगे डाइपोल। अगर डॉटेड एवरेज शेप ये है और वाइब्रेशन होने के बाद इस तरह से आपका शेप चेंज हो गई और सेंटर सेम रहा, डाइपोल वाले में आपका सेंटर जो है डिस्प्लेस हो गया है, यहाँ पे सेंटर इज डिस्प्लेस्ड। तो इसका मतलब जो डाइपोल है वो वाइब्रेशन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वाइब्रेशन में आपका जो सेंटर है वो डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए, सेंटर उसी जगह रहना चाहिए, उसके अबाउट वाइब्रेशन होना चाहिए। तो जो लैम्डा इक्वल टू 1 डाइपोल है उससे कोई वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगा। जो फर्स्ट वाइब्रेशन मिलेगा वो मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 2 पे, जिसे हम कह रहे हैं क्वाड्रुपोल। सिमिलरली अगर स्फेरिकल शेप के अबाउट वाइब्रेशन इस तरह से हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे लैम्डा इक्वल टू 3 ऑक्टोपोल। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, ये डायग्राम बनाया। अब यहाँ पे हम इनके लिए लिख रहे हैं द टिपिकल लैम्डा इक्वल टू 1 वाइब्रेशन known as dipole vibration is shown in figure. This gives net displacement of center of mass. तो यहां पे हमने क्या कहा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्प्लेस हो गया, एंड देयरफॉर कैन नॉट रिजल्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ, या क्या कह सकते हैं देयरफॉर कैन नॉट रिजल्ट, चलो, फ्रॉम द एक्शन ऑफ इंटरनल न्यूक्लियर फोर्सेस। कहने का मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इससे हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल नहीं मिलेगी। तो फिर किससे मिलेगी? तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं वी देयरफॉर कंसीडर द नेक्स्ट लोएस्ट मोड द लैम्डा इक्वल टू 2 क्वाड्रुपोल वाइब्रेशन। तो अब जो पहली वाइब्रेशन मिलेगी वो आपको लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए मिलेगी। तो इसे आप लिख लो, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने यहाँ पे कहा कि जो वाइब्रेशन हो रहा है वो अबाउट सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है, तो उससे कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा, वो उसने डिस्प्लेस कर दिया पूरा न्यूक्लियस, और आपका शेप स्फेरिकल रहेगी। लेकिन 2 और 3 में या 4 में इनमें वाइब्रेशन होगा अबाउट स्फेरिकल शेप, पर एट एनी इंस्टेंट द शेप इज चेंजिंग। तो आपका 2 पे पहला वाइब्रेशन आएगा जहाँ पे सेंटर ऑफ मास फिक्स है और उसके अबाउट वाइब्रेशन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे पहला जो हमारी एनर्जी आएगी वो हमारा क्वाड्रुपोल के करस्पॉन्डिंग आएगी।
तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1, बल्कि सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे क्वाड्रुपोल वाइब्रेशन फॉर लैम्डा इक्वल टू 2। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम यहाँ पे क्या करेंगे कि, या चलो पहले ये लिख लेते हैं, इन एनालॉगी with quantum theory of electromagnetism, in which a unit of electromagnetic energy is called a photon. A quantum of vibrational energy is called a phonon. तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जब वाइब्रेशन होगा तो उस वाइब्रेशन का जो एक क्वांटा होगा उसे हम कहेंगे फोनोन। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 1 क्वाड्रुपोल फोनोन की। 1 क्वाड्रुपोल फोनोन, अब यहाँ पे मैं इसे स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज नोट करा दूं। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको नोट करा दूं कि इस मॉडल में हेयर द वैल्यू ऑफ लैम्डा एक्ट्स एज वैल्यू ऑफ स्पिन ऑफ दैट वाइब्रेशनल स्टेट। तो यहाँ पे हम जे नहीं निकालेंगे, यहाँ पे हम जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वही स्पिन की हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है इस मॉडल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लैम्डा किस तरह से एक्ट कर रहा था, एल की तरह एक्ट कर रहा था, और पैरिटी कैसे निकलेगी, पैरिटी की वैल्यू निकलती है -1 की पावर एल, और यहाँ पे है -1 की पावर लैम्डा, तो पैरिटी इस फॉर्मूले से निकलेगी। तो लैम्डा ही आपका एल की तरह भी एक्ट कर रहा है और लैम्डा ही आपका जे की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे स्पिन आपकी जे होती है। तो हेयर लैम्डा इज एक्टिंग एज जे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जे नहीं निकालना, लैम्डा निकालना। अभी हम लैम्डा इक्वल टू 2 का मतलब यहाँ पे है क्वाड्रुपोल करस्पॉन्डिंग, लैम्डा इक्वल टू 0 मोनोपोल, लैम्डा इक्वल टू 1 डाइपोल, लैम्डा इक्वल टू 2 क्वाड्रुपोल। अब यहाँ पे हम हर एक वाइब्रेशन का एक एनर्जी जो है वो फोनोन की तरह एक्ट कर रही है, तो उसे हम कह रहे हैं कि अब हम बात करेंगे 1 क्वाड्रुपोल फोनोन। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि a single unit of lambda equal to 2 nuclear vibration। सिंगल यूनिट का मतलब आपके पास वन फोनोन है, वन फोनोन है, कौन से वाला, क्वाड्रुपोल वाला, लैम्डा इक्वल टू 2 वाला। तो यू हैव सिंगल यूनिट ऑफ क्वाड्रुपोल फोनोन, तो सिंगल यूनिट ऑफ लैम्डा इक्वल टू न्यूक्लियर वाइब्रेशन इज दस ए क्वाड्रुपोल फोनोन। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कितनी होगी वो देखनी है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि एनर्जी ऑफ, ये एनर्जी कह लो या वाइब्रेशन एनर्जी कह लो, वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ 1 quadrupole phonon is equal to h cut omega 2, where omega 2 is vibrational frequency। तो लैम्डा इक्वल टू के करस्पॉन्डिंग ओमेगा 2 लिख दिया हमने। तो एक क्वाड्रुपोल फोनोन की जो एनर्जी होगी वो h कट ओमेगा 2 होगी।
अब हमें निकालना है इस एनर्जी लेवल का स्पिन पैरिटी। तो हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट के लिए 0+ आती है, ग्राउंड स्टेट के लिए स्पिन पैरिटी आती है किसके लिए, इवन न्यूक्लियर के लिए, इवन न्यूक्लियर के लिए ग्राउंड स्टेट के लिए 0+। अब हमें जो पहली वाइब्रेशन एनर्जी मिली है वो कितनी मिली है, h कट ओमेगा 2। तो यहाँ पे अगर हमें स्पिन पैरिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम इस जीरो में लैम्डा इक्वल टू 2 का ऐड कर देंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि एडिंग 1 यूनिट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी टू 0+ ग्राउंड स्टेट रिजल्ट्स इन 2+ स्टेट। तो हमने क्या किया, हमने एक तरह से 0 और 2 को ऐड कर दिया, वेक्टर एडिशन, यानी कि 2 - 0 to 2 + 0। तो ये हमें 2 मिल गया। तो स्पिन तो मिल गई 2, और पैरिटी कैसे निकली है, पैरिटी आ जाएगी -1 की पावर लैम्डा या -1 की पावर 2 जो कि है +1। तो हमें मिल गई इवन पैरिटी। तो हमारी जो एनर्जी आ गई वो आ गई 2+। जो ये 2+ है ये आपकी फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी हो गई, करस्पॉन्डिंग टू 1 क्वाड्रुपोल फोनोन। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है। तो अब नेक्स्ट वाइब्रेशन एनर्जी कैसे आएंगी, नेक्स्ट आ जाएंगी 2 क्वाड्रुपल फोनोन से। 2 क्वाड्रुपल फोनोन्स। तो अब यहाँ पे 2 क्वाड्रुपल फोनोन का मतलब ईच हैविंग लैम्डा इक्वल टू 2। टोटल एनर्जी कितनी आएगी 2 क्वाड्रुपल फोनोन की, टोटल वाइब्रेशन एनर्जी आएगी h कट ट्वाइस ऑफ h कट ओमेगा 2। अगर एक की h कट ओमेगा 2 है तो दो की होगी 2h कट ओमेगा 2, क्योंकि जैसे फोटोन के लिए होता है, जो एक की एनर्जी है h न्यू तो दो की हो जाएगी 2h न्यू। तो यहाँ पे आपका जो है फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसके लिए है, क्वाड्रुपल फोनोन के लिए। तो एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे 2 क्वाड्रुपल फोनोन है, एक तो लैम्डा 1 है 2 और एक है लैम्डा 2 2। 2 क्वाड्रुपल फोनोन है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे। ये हमारे पास आइडेंटिकल क्वाड्रुपोल फोनोन्स है, आइडेंटिकल क्वाड्रुपोल फोनोन्स। तो आइडेंटिकल का मतलब ये है कि अगर इनकी पोजीशन आप एक्सचेंज करोगे, आइडेंटिकल पार्टिकल जो आपने क्वांटम पढ़ा है या पढ़ोगे, तो अगर पोजीशंस एक्सचेंज करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, तो क्योंकि आइडेंटिकल फोनोन्स है। तो उसके लिए अब हमें इनका वेक्टर एडिशन करके देखना है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पिन। इन दोनों के एडिशन से क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पिन आएगी। तो उसे कैसे करेंगे, तो जैसे आप ब्रेड स्कीम में करते हो, एटॉमिक में ब्रेड स्कीम, उस तरह से हम यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो अब हम नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, इसे लिख लिया हो तो हमारे पास लैम्डा 1 = 2 के लिए μ1, मतलब ये एक तरह से L1 है और ये एक तरह से ML1 है। तो μ1 क्या जाएगा, -2 -1 0 +1 और +2। ऐसे ही लैम्डा 2 के लिए μ2 आ जाएगा -2 -1 0 +1 +2। अब आप क्या करोगे, इनकी वैल्यूज लिख लोगे, μ1 की 2 1 0 -1 -2, और μ2 की लिख लोगे 2 1 0 -1 -2। अब क्या करना है, हमें रिजल्टेंट म्यू निकालना है। तो रिजल्टेंट म्यू आएगा μ1 + μ2 से, रिजल्टेंट जो म्यू आएगा। तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू आएगी 4 3 2 1 0। फिर यहाँ पे आएगी 3 2 1 0 -1। देन यू विल गेट 2 1 0 -1 -2। फिर आएगा 1 0 -1 -2 -3। फिर यहाँ पे आएगा 0 -1 -2 -3 -4। तो क्योंकि ये आइडेंटिकल फोनोन्स हैं, तो यहाँ पे डायगोनल के एक तरफ जो वैल्यू है वो वही आएंगे जो दूसरी तरफ। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि सिर्फ डायगोनल की एक तरफ वाली वैल्यू को आप कंसीडर करोगे और दूसरी तरफ वाली को नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो ये 3 आ रहा है, जो मैंने सर्किल बनाया है, तो ये 3 कब है, जब आपका μ1 2 है और μ2 1 है। तो ये सेम है इसी तरह से जब आप एक्सचेंज कर दोगे पार्टिकल्स को, क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल्स है तो आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, तो जो आपके डायगोनल के बिलो डायगोनल जो आपके वैल्यूज है वो सेम आएंगी जो अबव डायगोनल है, आफ्टर एक्सचेंजिंग ऑफ पार्टिकल्स, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो आप केवल डायगोनल के ऊपर वाली जो वैल्यूज है उन्हें कंसीडर करोगे, नीचे वाली को
नहीं करोगे क्योंकि वो उसी की तरह है, वो रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप म्यू की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास सेट आएंगे इस तरह से। तो आपके पास 3 सेट मिल गए। सेट 1 में आपकी वैल्यू आई म्यू की 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4। अगर लैम्डा की वैल्यू 4 to -4 आ गई तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा आएगा वो आएगा 4। ये होगा सेट 1। उसके बाद आप करोगे सेट 2। सेट सेकंड में म्यू की वैल्यू आएगी 2 1 0 -1 -2। तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू आएगी 2। और उसके बाद सेट 3 में म्यू की वैल्यू है केवल 0, जिसके लिए लैम्डा की वैल्यू आएगी 0। तो अल्टीमेटली आपके पास स्पिन की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू कौन कौन सी आ गई? तो आपके पास 2 क्वाड्रुपल फोनोन के लिए लैम्डा की वैल्यू आ गई 0 2 एंड 4। अब अगर आप पैरिटी निकालो तो पैरिटी की वैल्यू आएगी -1 की पावर लैम्डा 1 इंटू -1 की पावर लैम्डा 2, यानी दोनों क्वाड्रुपल फोनोन्स के पैरिटीज का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा -1 की पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। यहाँ आप कह सकते हो -1 की पावर 2 + 2 या +1, यानी कि इवन पैरिटी। और इन तीनों लैम्डा को अगर आप ग्राउंड स्टेट 0 से ऐड करोगे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें जो एनर्जीज मिल रही है वो मिल रही है, वो जो एनर्जी है उनके लिए जो आपका स्पिन पैरिटी आई वो आ गई 0 + 2 + 4 +। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज, तो क्या रिजल्ट हो गया, कंक्लूजन क्या निकल गया? तो अब मैं फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो क्वाड्रुपल फोनोन के लिए क्या मिलेगा आपको, ठीक है? तो अब अगर ये लिख लिया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो अब रिजल्ट ये निकला, हमारे पास जो एनर्जी है वो 0 MeV एनर्जी है। किसके? तो यहाँ पे एनर्जी 0 है और हमारे पास जो स्पिन पैरिटी है वो 0+ है। ये किसकी बात हो रही है अभी? ग्राउंड स्टेट। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी आई वो आई h⁻ω2। उसके लिए स्पिन पैरिटी हमने देखा 2+ आई। ये किसके लिए है? ये है 1 क्वाड्रुपोल फोनोन। और इसकी जो एनर्जी आती है वो ऑलमोस्ट कितनी आती है? 0.5 MeV। सभी न्यूक्लियाई के लिए ऑलमोस्ट इसके आसपास आती है 0.5 MeV। उसके बाद हमने देखा कि 2 क्वाड्रुपल फोनोन की अगर बात करें तो एनर्जी इसके ट्वाइस हो जाएगी, ये आ जाएगी 2h⁻ω2, यानी कि एनर्जी करीब करीब 1 MeV के आसपास आएगी। 1 के आसपास, 1 1.2 1.1 1.3 जो भी है 1 के आसपास फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। तो लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ पे एक एनर्जी लेवल नहीं आ रही है, यहाँ पे एक्चुअली 3 लेवल आ रहे हैं, लेकिन 3 बहुत पास पास होंगे। तो 3 जो आए यहाँ पे आएंगे, उन तीनों की जो स्पिन पैरिटी अभी हमने देखी 0+, 2+ और 4+, ये आई। और ये किसके लिए है? ये है 2 क्वाड्रुपोल फोनोन के लिए। तो हमने ये देखा कि एनर्जी भले ही हमने थियोरेटिकली 2h⁻ω2 लिख दी हो, लेकिन एक्चुअली ये बहुत पास पास 3 एनर्जी लेवल है, 0+, 2+, 4+। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए इनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। किसी में 0 2 4 हो सकता है, किसी में 0 4 2 हो सकता है, किसी में 4 2 0 हो सकता है। तो डिफरेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये तीनों वैल्यूज हर एक इवन न्यूक्लियाई में आएंगी करस्पॉन्डिंग टू 2 क्वाड्रुपल फोनोन्स। अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, अब हम बात करेंगे 3 क्वाड्रुपल फोनोन। तो पहले मैं इस डायग्राम को पूरा कर दूं कि 3 क्वाड्रुपल फोनोन के लिए आपका आंसर आएगा 3h⁻ω2। और आपके अब की बार आपके पास जो एनर्जीज आएंगी वो जो है 3 नहीं आएंगी, 5 आएंगी। तो पास पास 5 एनर्जी आएंगी, 1 2 3 4 5। और इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी स्पिन पैरिटी की वो आएंगी 0+, 2+, 3+, 4+ और 6+। और इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट 1.5 MeV के आसपास आएगी, क्योंकि हमने देखा कि h⁻ω2 का अगर 0.5 है तो 3h⁻ω2 की एनर्जी ऑलमोस्ट 1.5 MeV आएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है 3 क्वाड्रुपोल फोनोन के करस्पॉन्डिंग स्पिन पैरिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये 0 2 3 4 6 है, यहाँ पे 3 भी है। हाँ 3+ आएगी, 3+ आएगी। यहाँ पे फोनोन है, फोटोन नहीं, फोनोन। हाँ अच्छा, ये मैंने गलती से 2 क्वाड्रुपल के आगे फोटोन लिख दिया, ये फोनोन है।
ये फोनोन है। ठीक, अब देखो ये 3+ का डेरिवेशन अगर आपको कराना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है डेरिवेशन, ये बहुत टिपिकल है। तो अब आप ये बताओ कि मैं इसका डेरिवेशन आपको कराऊं या सीधा ये छोड़ दूं, या मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, थोड़ा लेंदी डेरिवेशन है पर 3+ आ जाएगा। ठीक, तो उसे आप इसे याद कर लो, मैं पीडीएफ में भेज दूंगा उन दोनों को। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो इस पर टाइम टाइम निकल जाएगा, है ना। अब मैं जो है पीडीएफ में भेज देता हूँ। ठीक, डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन नहीं आना, केवल ये डायग्राम आना है, आप इसे स्क्रीन पर याद रखो। ठीक, वो मैं भेज दूंगा, वो आप से कर लेना, मतलब देख लेना पीडीएफ में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब मुझे यहाँ पे ऑक्टोपोल कराना है आपको। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जब तुम लोग नहीं मान रहे तो डेरिवेशन हम चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन ये तो दिक्कत ये है, इसमें 2-3 स्लाइड भर जाएंगे डेरिवेशन में। ठीक है, तो नहीं, एक काम करते हैं, मैं पीडीएफ में भेज दूंगा, जो क्यूरियस है वो पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, हाँ अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमें करना है, इससे मैं इसे पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, डिसीजन ये सही रहेगा, यह क्लास खराब हो जाएगी, पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करना है, टॉपिक स्टार्ट करना था, इसीलिए इसे आप रहने दो, आगे चलते हैं। तो हमने अभी तक किया है क्वाड्रुपोल फोनोन्स के लिए, अब हम बात करेंगे ऑक्टोपोल फोनोन। ठीक है, तो 3 क्वाड्रुपोल के अलावा 4 क्वाड्रुपोल भी आ सकते हैं, तो उन्हें छोड़ के अभी हम कर रहे हैं ऑक्टोपोल की बात। क्वाड्रुपोल में 2 क्वाड्रुपोल तक आप याद रखो, तो अब यहाँ पे करना हमें 1 ऑक्टोपोल फोनोन, जहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 3 है, और वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होगी विद वाइब्रेशनल, अब की बार वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट आएगी। तो अब की बार जो हमारा न्यूक्लियाई वाइब्रेट कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 3 से कर रहा है, करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 1 ऑक्टोपोल फोनोन के लिए जो एनर्जी आएगी, एनर्जी हो जाएगी एच कट ओमेगा 3। प्रायोरिटी कितनी आएगी, प्रायोरिटी आएगी -1 की पावर लैम्डा, यानी कि -1 की पावर 3, यानी कि -1 ऑड प्रायोरिटी। और यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 3 को ऐड करो, ऐड ऐड लैम्डा इक्वल टू 3, किसमें ऐड करोगे, ग्राउंड स्टेट में, विद ग्राउंड स्टेट 0+। ठीक है, तो वहां से रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा, और पैरिटी आपकी माइनस है, ऑड है, तो हमें मिलेगा 3 माइनस मिल जाएगा, करस्पॉन्डिंग टू 1 ऑक्टोपोल फोनोन। और इसकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 MeV होती है, 2 MeV के आसपास होती है सभी न्यूक्लियाई के लिए। अब हम बात करेंगे 2 ऑक्टोपोल फोनोन की। 2 ऑक्टोपोल फोनोन, लैम्डा इक्वल टू 3 है दोनों के लिए, तो यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो तो हो जाएगी 2 h कट ओमेगा 3। और अब हम बात करेंगे 2 ऑक्टोपोल फोनोन के लिए, तो एक फोनोन तो हमारा है लैम्डा 1 इक्वल टू 3, इसके करस्पॉन्डिंग म्यू1 आ जाएगा आपका 3 2 1 0 -1 -2 -3। एक आपका फोनोन है 3, तो उसके लिए म्यू2 हो जाएगा 3 2 1 0 -1 -2 -3। अब हम फिर से वैसे ही करेंगे, ये भी आइडेंटिकल फोनोन्स हैं, तो इसमें भी हम वेक्टर एडिशन करेंगे पहले की तरह ही। ठीक है, तो जो हमारा आंसर मिलेगा आपकी बात वो हो जाएगा 0 2 4 6। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, तो पहले की तरह एडिशन करेंगे, और जो हमारा डायगोनल है उसके एक तरफ वाली जो वैल्यूज हैं उससे आप सेट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास μ1 और μ2, तो ये वैल्यूज हो जाएंगी 3 2 1 0 -1 -2 -3। यहाँ हो जाएगी 3 2 1 0 -1 -2 -3। यहाँ पे आ जाएगा 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये हो गया आपका सेट 1। उसके बाद 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, फिर है 4 3 2 1 0। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अब सेट इसमें जो है हम डायगोनल के एक तरफ जो डायगोनल के वैल्यूज हैं ये ले लेते हैं, तो यहां से आपको मिल जाएगा सेट 1 6 2 -6, सेट 2 4 2 -4, सेट 3। यहाँ पे 0
जीरो डायगोनल के ऊपर आएगा, जीरो ये जो है ये जीरो यहाँ पे आएगी, ये सेट इस तरह से आएगा। तो आपके पास सेट 4 मिल गए। सेट 1 की वैल्यू है μ1 प्लस μ2, तो ये हो जाएगा 6 2 माइनस 6, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 6। दूसरा म्यू होगा सेट 2, सेट 2 में म्यू आएगा 4 2 माइनस 4, यहाँ से लैम्डा मिल जाएगा 4। सेट थर्ड होगा म्यू इक्वल टू 2 2 माइनस 2, यहाँ से लैम्डा जाएगा 2। उसके बाद सेट 4 म्यू इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 0। अब हमारे पास अब हमें निकालना पैरिटी। पैरिटी की वैल्यू है -1 की पावर लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब यहाँ पे दोनों लैम्डा की वैल्यू 3 + 3 6 हो जाएगा, तो ये +1, तो ये इवन पैरिटी आ जाएगी। तो 1 ऑक्टोपोल फोनोन की तो ऑड पैरिटी थी, पर 2 ऑक्टोपोल फोनोन की इवन पैरिटी। तो इसका मतलब रिजल्ट आ गया 0 +, 2 +, 4 + एंड 6 +। तो दीज आर द पॉसिबल स्पिन पैरिटीज करस्पॉन्डिंग टू 2 ऑक्टोपोल फोनोन्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम इसे आप लिख लो, अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जीज इस तरह से हैं कि 1 ऑक्टोपोल फोनोन की हमने कहा था 2 MeV, तो 2 ऑक्टोपोल फोनोन की ऑलमोस्ट 4 MeV के आसपास आ जाएगी। ठीक है, या एक काम कर सकते हैं, जो हमने पहले वाला डायग्राम बनाया था उसी में अगर आप बनाओ डायग्राम को, तो इससे पहले स्लाइड हमने यहाँ बनाई थी, हालांकि यहाँ पे जगह नहीं है अब, तो इसी के साइड में बना सकते थे, तो कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट स्लाइड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि अब मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ केवल ऑक्टोपोल का बना रहा हूँ, तो यहाँ पे 0 एनर्जी है, 0 MeV के करस्पॉन्डिंग, और ये हमारे पास 0 + स्पिन पैरिटी है। उसके बाद हम यहाँ पे कहीं बना रहे हैं H ω3 जिसकी एनर्जी ऑलमोस्ट 2 MeV है, ये हो जाएगा 3-, और ये हो जाएगा 1 ऑक्टोपोल फोनोन के लिए। यहाँ पे फिर 2H ω3, इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट इसके ट्वाइस हो जाएगी, और इनके लिए जो एनर्जीज हैं वो एक नहीं है, ये एक्चुअली 4 एनर्जी लेवल्स हैं। तो ये हो जाएगा 0 +, 2 +, 4 + एंड 6 +, ये है 2 ऑक्टोपोल फोनोन। लास्ट स्लाइड ये है। तो ये हो गया आपका वाइब्रेशन एनर्जी स्टेट्स। इसमें केवल आपको ये 2 डायग्राम याद रखने हैं। 1 जो आपका 1 क्वाड्रुपोल फोनोन है उसके लिए 2 +, 2 क्वाड्रुपोल फोनोन के लिए 0 + 2 + 4 +, और 3 क्वाड्रुपोल फोनोन के लिए 0 2 3 4 6 सभी प्लस, और ऑक्टोपोल फोनोन के लिए 3 - for 1 एंड 0 2 4 6 फॉर 2 ऑक्टोपोल फोनोन्स। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इससे पहली स्लाइड ये है। ठीक है, तो अब हाँ, ये 3 माइनस है क्योंकि पैरिटी है -1 की पावर लैम्डा, और यहाँ पे केवल एक ही लैम्डा है 3, जो कि और हो जाएगा -1 की पावर 3। लेकिन अगर 2 ऑक्टोपोल फोनोन हो जाते तो 3 + 3 6 हो गया, जो कि इवन हो गया। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, बल्कि एक ही क्वेश्चन है अभी तक, वो है ये, जिसका इसमें कुछ रह गया है वो देखो लास्ट स्लाइड ये है, आप लोग, ये है लास्ट स्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन का नाम है, ये जो है नेट दिसंबर 2018 में आया था। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो नेट का सिलेबस है उसमें केवल रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स मेंशन है, वाइब्रेशनल नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन यहाँ पे नेट दिसंबर 2018 में दे दिया था, जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं था। तो सिलेबस में कलेक्टिव मॉडल मेंशन नहीं था, केवल रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स था, और रोटेशनल क्वेश्चन हमने कई सारे किए हैं अभी तक। लेकिन पहली बार ये वाइब्रेशन क्वेश्चन आया, और इससे पहले कभी नहीं आया, और इसके बाद अभी 21 तक तो नहीं आया है। ठीक है, लेकिन अब ये क्योंकि एक बार आ गया इसीलिए मैंने आपको करा दिया कि अगर दोबारा आता है तो हम इसे कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे लो लाइंग एनर्जी क्या दे रखा है, लो लाइंग एनर्जी लेवल्स ड्यू टू वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस ऑफ इवन न्यूक्लियस आर शोन इन द फिगर। तो आपको यहाँ पे ये फिगर ऐसी इस तरह से दी है कि आपको ये दे रखा है कि अब यहाँ पे इसने ये नहीं बताया कि ये जो वाइब्रेशन है किससे करस्पॉन्डिंग है, ये वाइब्रेशन क्वाड्रुपोल के करस्पॉन्डिंग है या ये वाइब्रेशन ऑक्टोपोल के करस्पॉन्डिंग। तो हमें फिगर से ये पता चल जाएगा कि ये वाइब्रेशन किससे करस्पॉन्डिंग। तो आप यहाँ पे देखोगे, ये आपको दिखा रखा है कि इसकी एनर्जी जो है डेल ई है, तो इसकी एनर्जी इसके ट्वाइस है।
ठीक है। और यहाँ पे जो है 3 एनर्जी स्टेट्स हैं, जबकि यहाँ पे ये सिंगल है, और ये करीब करीब 0.5 है और ये करीब करीब 1 MeV है। तो आपको ये साफ दिख रहा है कि जो ये E1 वाली एनर्जी है ये 1 क्वाड्रुपोल फोनोन के लिए है, 1 क्वाड्रुपोल फोनोन के लिए। और जो ये ऊपर ये दे रखी है 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, ये है 2 क्वाड्रुपोल फोनोन के लिए। तो अब आपसे पूछा है कि जेपी की वैल्यू, तो 1 क्वाड्रुपोल फोनोन करस्पॉन्डिंग जेपी की वैल्यू कितनी होगी? तो इसका आंसर आपको दिख गया कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्वाड्रुपोल फोनोन के लिए लैम्डा की वैल्यू 2 होती है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 2+। तो ये जो 2+ है ये रोटेशनल वाली नहीं है। वो अलग बात है कि रोटेशनल की भी 2+ ही आती है, लेकिन वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। वो एनर्जी रोटेशनल करस्पॉन्डिंग अलग है और ये वाइब्रेशनल करस्पॉन्डिंग अलग है। और ये वाली एनर्जी 0.5 MeV है, जबकि वहां पे रोटेशनल करस्पॉन्डिंग आती है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और वो डिपेंड करती है उस पे, न्यूक्लियाई पे। किसी में 90 के आसपास आएगी, किसी में 45 के आसपास आएगी किलो। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलें। तो ये टॉपिक हो गया आपका कलेक्टिव मॉडल। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि इसको फिर से एक्सप्लेन करना है। देखो, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने आपको डायग्राम पहले बनाए हैं उससे उस पर आप फोकस करो। मैंने आपसे कहा है कि एक डायग्राम तो ऑक्टोपोल फोनोन का ये है, जहाँ पे एनर्जीज 2 और 4 MeV के आसपास है, और यहाँ पे जो स्पिन पैरिटी है वो 3- और 0-2-4-6 है। अगर आपका डायग्राम ऐसा होता कि 3- वाला और 0-2-4-6 वाला, तो फिर हमारा आंसर इनमें से कुछ होता। तो हो सकता है अगली बार वो ऐसा कहते कि 0-2-4-6 में से 4, इस वाले जो ये वाला 4 है इसकी जगह जेपी लिख दे, तो कहते ये इसकी वैल्यू क्या है, तो आप कह दोगे 4+। इसी तरह से जो इससे पहला डायग्राम था ये क्वाड्रुपोल फोनोन्स के लिए, तो हमें डायग्राम ये दे रखा है, हमें डायग्राम ये दे रखा है कि 0+2+4+ दे रखा है, और हमसे ये वाला 2+ पूछा है, ठीक है। तो हमें दिख गया कि ये डायग्राम हमारा जो दे रखा है वो क्वाड्रुपोल फोनोन के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ से हम अननोन 2+ कह देंगे कि इसकी वैल्यू 2+ है, ठीक है। हम 2 से ज्यादा हो सकते हैं, बट 2 से ज्यादा एक्चुअली बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि जब हम 2 से ज्यादा फोनोन की बात करेंगे तो उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेकिन आप निकाल सकते हो, आप एडिशन करके निकाल सकते हो, पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आप 3 फोनोन करोगे तो हमने जो है 3 के लिए प्रॉब्लम आएगी। जैसे 3 क्वाड्रुपोल तो हमने कर दिए, 3 क्वाड्रुपोल तो हमने कर दिए, यहाँ पे 3 आ गए, लेकिन 3 ऑक्टोपोल अगर हम करेंगे तो फिर वहां पे एडिशन करने में इतनी आसानी नहीं होगी। कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा डेरिवेशन बहुत लेंथी है। तो आप फिलहाल इनके लिए याद रखो कि 3 क्वाड्रुपोल फोनोन तक और 2 ऑक्टोपोल फोनोन तक याद रखो बस। एनर्जीज हमने अप्रोक्सीमेट देखी है, एक्जैक्टली हम एनर्जी नहीं हमें याद करनी, क्योंकि सभी न्यूक्लिया के लिए डिफरेंट है, इसलिए एनर्जी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए फ्रीक्वेंसी अगर दे दी तो एनर्जी हम अपने आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मुला सिंपल ये है, एक्सपेक्ट ओमेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ कि जो फर्मी गैस मॉडल है उसको मैं सबसे लास्ट में कराऊं और फिलहाल यहाँ पे छोड़ दूं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि फर्मी गैस मॉडल एक तो नेट के सिलेबस में नहीं है और कभी भी नेट में नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, फर्मी गैस मॉडल गेट के सिलेबस में है और गेट में एक बार आ चुका है, लेकिन हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे सबसे बाद के लिए मिसलेनियस में मैं रखता हूँ उस टॉपिक को, ताकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट कवर कर सकें, ठीक है। तो अगर आपको सही लगे तो हम यहाँ पे फर्मी गैस मॉडल अभी फिलहाल स्किप करके छोड़ के सबसे बाद में करेंगे, और तब तक हो सकता है आपकी स्टैटिस्टिकल भी शायद हो जाए, पता नहीं। अच्छा, इस बार भी आया है ये, मुझे अभी गेट 2020 का मुझे नहीं, 21 का नहीं पता, तो 21 में आया, तो कोई बात नहीं, मैं उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। तो अभी फिलहाल जो है, अभी हम पेपर भी नहीं है, मुझे नहीं पता कैसा क्वेश्चन आया, जब क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उससे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अभी फर्मी गैस मॉडल को हम सबसे बाद में करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक कराना है और वो है Q वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। Q वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि आपके न्यूक्लियर फिजिक्स में जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो हो रही हैं, जितने भी फिनोमेना है उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं इन जनरल। जैसे अगर हम बात करें अल्फा बीटा गामा डीके इन रेडियो एक्टिविटी, तो वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन की रिएक्शन की, तो वो भी एक तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन है। इसके अलावा एलिमेंट्री पार्टिकल्स में अगर रिएक्शंस रिएक्ट करती हैं तो वहाँ पे भी न्यूक्लियर रिएक्शन से आपके डिफरेंट पार्टिकल्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा जब हम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टारगेट हमारा है कुछ और उस पर हम बॉम्बार्ड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एक्सेट्रा, तो उन सब में भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। तो इन सब रिएक्शंस में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है, और इसको ही हम क्यू वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्यू वैल्यू क्या है, क्यू वैल्यू इज एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन। देखिए, फर्मी गैस मॉडल मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, आप चिंता ना करें, फर्मी गैस मॉडल में लास्ट में कर दूंगा। तो जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है पहले मैं उन्हें करा रहा हूँ, ठीक है, वो छूटेगा नहीं, उसकी चिंता ना करें आप, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें जो है क्या करना होता है, हमें इसमें ये बात ठीक है कि मॉडल्स हैं तो यहाँ पे हो जाने चाहिए थे, वो बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इसे मेरे हिसाब से चला चलो कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पहले उसे कवर कर ले। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि फर्मी गैस मॉडल से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा, तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आप लिखो, और वैसे भी क्या है कि कुछ टॉपिक बोरिंग होते हैं, कुछ टॉपिक मतलब इंटरेस्टिंग होते हैं। तो यहाँ पे अभी हमने एक बोरिंग टॉपिक किया था, कलेक्टिव मॉडल। और अब हम अगर नेक्स्ट बोरिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आपका इस न्यूक्लियर फिजिक्स से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मुझे वो इंटरेस्ट भी डेवलप बनाए रखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको चेंज कर दिया टॉपिक को। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब्ड इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। अब यहाँ पे ये देखो कि क्यू वैल्यू क्या होता है। अब यहाँ फोकस करना, इफ क्यू वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो हम कहेंगे देन एनर्जी इज रिलीज्ड एंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर क्यू वैल्यू आपकी लेस देन 0 है, नेगेटिव आती है, तो हम कहेंगे एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड एंड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक या कह लो एंडोअर्जिक। सिमिलरली एक्सोथर्मिक या एक्सोअर्जिक। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, क्यू वैल्यू, जब भी क्यू वैल्यू क्वेश्चन आए तो हमारे सामने रिएक्शन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कोई एक रिएक्शन लिखते हैं। लेट्स से हमारे पास जो रिएक्शन है, रिएक्शन कैसी भी हो सकती है और हर एक के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल हम रिएक्शन ऐसे ही लिख रहे हैं कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस वाई। और आप क्या करते हो, रिएक्शन ऐसे लिख देते हो और रिएक्शन में क्यू वैल्यू लिखते नहीं हो। लेकिन आप चाहो तो क्यू वैल्यू को साथ में भी लिख सकते हो, और क्यू वैल्यू हमेशा राइट साइड में लिखी जाती है। ठीक है, तो आप प्लस क्यू भी लिख सकते हो जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है। और इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख देते हो, एक्स ए बी वाई। इसका मतलब यही है कि x प्लस ए इक्वल टू बी प्लस वाई। और यहाँ पे एक चीज और है, आप यहाँ पे a प्लस एक्स लिख लो या x प्लस ए लिख लो, एक ही बात है। ऐसा नहीं है कि जो बाद में लिखा है वही टारगेट है और जो पहले लिखा है वही इंसिडेंट पार्टिकल है। अपने आप ये मत मानो कि इंसिडेंट पार्टिकल ए ही है या x ही है, वो आपको बताएगा कि इंसिडेंट पार्टिकल कौन सा है और टारगेट पार्टिकल कौन सा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम इसका फॉर्मूला अगर ड्राइव करें तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। उसके लिए हम पहले रेस्ट मासेस लिख लें। तो रेस्ट मासेस को हमने लिख लिया ma, mx, mb, my। और काइनेटिक एनर्जीज को हमने लिख लिया kx। अगर आपका टारगेट रेस्ट पे है, मान लो x टारगेट है, वो रेस्ट पे है, तो kx आपका 0 हो जाएगा। और अगर टारगेट भी, अगर मान लो दोनों जो है मूव कर रहे हैं और उस समय रिएक्शन हो रही है, तो फिर उसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी। फिलहाल हम जनरल बात कर रहे हैं, तो हम चारों की काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी करना है। तो कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, तो उसके लिए क्या आएगी, एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स should be equal to sum of the energy of the reactants should be equal to sum of the energy of the products। तो अब यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कहा रेस्ट मास एनर्जी ऑफ ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स should be equal to rest mass energy of B plus kinetic energy of B plus rest mass energy of Y plus kinetic energy of Y। ठीक है, तो इसको आप बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकते हो, इक्वल टू, क्योंकि हमने इक्वल लगाया, वो तो रिएक्शन में लिखते हैं इक्वल। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो अब आप यहाँ पे जो मासेस हैं उन्हें एक तरफ ले लो, Ma प्लस mx माइनस mb प्लस my इंटू सी स्क्वायर। और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी माइनस के ए प्लस के एक्स। तो जब आपने ये लिख लिया तो अल्टीमेटली जो रिएक्शन के दोनों तरफ आपने लिखा यही क्यू वैल्यू होती है। तो हम कह सकते हैं कि क्यू वैल्यू हो गई, इसी को आप क्यू वैल्यू कहते हो। तो दोनों डेफिनेशन क्यू वैल्यू की है। इसका मतलब एनर्जी मासेस के टर्म्स में भी लिख सकते हो और एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हो।
तो आपका जो रिएक्टेंट्स का मास है वो कम या ज्यादा हो सकता है। अगर वो कम हो गया तो प्रोडक्ट्स का मास कम हो गया, लेकिन अगर मास कम हो गया तो उतना ही एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली योर क्यू वैल्यू इज डिफरेंस ऑफ द मासेस और डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज। तो अब मैं जो अगर फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला आएगा क्यू वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला है सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पहले आएगा, माइनस सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मास कम होता है तो उससे करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एंड वाइस वर्सा। तो अभी आपने ये दो फॉर्मूले लिखे हैं क्यू वैल्यू। अब तीसरा फॉर्मूला और है, उसको मैं डेराइव नहीं कर रहा हूँ, उसका डेरिवेशन भी आसान है, पर यहाँ पर कर नहीं रहे, हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला। अब इन फॉर्मूले के बारे में थोड़ा और बताना है, तो अब आगे से पहले तो इन फॉर्मूले को याद करो। वो क्या है? मासेस के टर्म्स में सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो मास है वो कौन से है? रेस्ट मास है, ये सब रेस्ट मास है। तो रेस्ट मासेस का सम रिएक्टेंट्स का माइनस प्रोडक्ट्स का इनटू सी स्क्वायर। और यहाँ पे फिर से वही, अगर मासेस आपकी एटॉमिक मास यूनिट में दे रखे हैं तो सी स्क्वायर की जगह 931.5 की मल्टीप्लाई कर लेना, एमयू मास आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जीज का ये फॉर्मूला है और बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे आप नोट कर सकते हो बाइंडिंग एनर्जी के लिए कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर पार्टिकल्स इज इक्वल टू 0। बाइंडिंग एनर्जी इज ओनली फॉर न्यूक्लियाई। बाइंडिंग एनर्जी केवल न्यूक्लियाई के लिए होगी, पार्टिकल्स के लिए नहीं होती है। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी, भले ही उसे आप पार्टिकल कह रहे हो, बिकॉज़ इट इज अ न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे पार्टिकल्स की बाइंडिंग एनर्जी 0 होती है। तो अगर आपके रिएक्शन में पार्टिकल भी है, न्यूक्लियाई भी है, तो आप केवल न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी को यूज करोगे फॉर्मूले में और पार्टिकल्स की बाइंडिंग एनर्जी को 0 लिखोगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे आपको और क्या बताना है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है मुझे, वो ये है Q इन टर्म्स ऑफ मासेस। उसके लिए फॉर्मूला हमने लिख दिया सम ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर। अब देखो, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, नोट दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड फॉर न्यूक्लियर मासेस। ये फॉर्मूला हमेशा न्यूक्लियर मास के लिए वैलिड होगा। अगर ठीक है, अगर आपके रिएक्शन में पार्टिकल है तो पार्टिकल, मान लो न्यूट्रॉन है और मान लो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, तो उसके लिए तो सिंपल मास होता है, उनके लिए तो न्यूक्लियर और एटॉमिक मास का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर कोई न्यूक्लियाई है तो उसकी बात कर रहे हैं, तो आपके न्यूमेरिकल में हो सकता है न्यूक्लियर मास गिवन हो सकता है एटॉमिक मास गिवन। तो अगर न्यूक्लियर मास गिवन है तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है एटॉमिक मास के साथ। तो अब यहाँ पे हम ये लिख रहे हैं नोट करके कि बट इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन एटॉमिक मास के टर्म्स में क्या होगा? द अबव फॉर्मूला इज वैलिड ओनली इफ। सो फॉर एटॉमिक मासेस देयर इज अ कंडीशन, उस कंडीशन को लिख रहे हैं इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल on both sides of the reaction। अगर रिएक्शन के प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एटॉमिक मास के टर्म्स में भी यही फॉर्मूला आएगा, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या करोगे? तो फिर आप न्यूक्लियर मास वाला फॉर्मूला लिखोगे और न्यूक्लियर मास को एटॉमिक मास में चेंज करोगे। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इफ, अभी मैं कंडीशन लगाना बताऊंगा आपको, कि इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन कन्वर्ट न्यूक्लियर मास फॉर्मूला इनटू एटॉमिक मास।
और आपको पता है कि एटॉमिक मास लेट्स से Ma इज इक्वल टू न्यूक्लियर मास Mn प्लस Z टाइम्स द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। इसके लिए फॉर एनी न्यूक्लियाई हैविंग Z प्रोटॉन्स एंड मास नंबर A। तो आपको पता है कि एटॉमिक मास और न्यूक्लियर मास में आप ये वाला रिलेशन यूज करोगे। अब मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूँ जहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और जहां पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो आप किस तरह से चेंज करोगे फॉर्मूले को। तो अब हम आगे चलें। यहाँ पे एटॉमिक मास में फॉर्मूला एक्चुअली ऐसा आता है, न्यूक्लियर मास प्लस ZMe माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अपॉन c²। यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी को आप नेग्लेक्ट करते हो, तब फॉर्मूला हम उसे लिखते हैं। ये मैं पहली बात आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम अप्रोक्सीमेटली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एटॉमिक मास इक्वल टू न्यूक्लियर मास प्लस Z टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। तो अब मुझे एग्जांपल लेनी है। तो मान लो हमारे पास अल्फा डीके है। तो अल्फा डीके ये है, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल है, उससे आपको अल्फा पार्टिकल मिल गया। इट इज योर अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस, और साथ में एक डॉटर न्यूक्लियाई जिसका मास नंबर रिड्यूस बाय 4 है, एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाय 2 है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो यहाँ पे Z है, यहाँ पे Z-2 है और यहाँ पे 2 है। तो आपकी सेटिस्फाई हुई कंडीशन। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखोगे तो यहाँ पे A-Z है, यहाँ पे A-4 Z+2 है और यहाँ पे 2 है। तो जब दोनों तरफ देखोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आपके बराबर है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करो तो वैसे तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, एटॉमिक रिएक्शन नहीं है। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, एटॉमिक रिएक्शन नहीं है, लेकिन इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। भले ही अल्फा डीके एक न्यूक्लियर फिनोमिना हो, लेकिन ये रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के बाद नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके बावजूद उसके न्यूक्लियस में ये फिनोमिना जो है हो गया है, जहाँ पे उसके न्यूक्लियाई में एक अल्फा पार्टिकल बन गया जो उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना चाहेगा बाय द हेल्प ऑफ टनलिंग। तो इसके चारों तरफ उतने ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जितने इसमें प्रोटॉन है, बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अल्टीमेटली इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर है। तो ऐसे रिएक्शन में आप Q वैल्यू चाहो तो न्यूक्लियर मास के टर्म्स में लिख दो, ये आपने लिख दिया न्यूक्लियर मास के टर्म्स में। तो हमने यहाँ पे जो स्मॉल m लिए हैं, ये न्यूक्लियर मास है। लेट्स से mx, my एंड m अल्फा आर न्यूक्लियर मासेस। और क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, अगर यहाँ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर आप जो है एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे एटॉमिक मास के टर्म्स में भी आप यही लिखोगे, अगर कैपिटल जो m है वो एटॉमिक मास है, बिकॉज कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल लूंगा बीटा डीके की, जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो वहां पे आपको न्यूक्लियर मास वाला फॉर्मूला एटॉमिक मास में चेंज करना होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पहले कंडीशन देखनी है। और ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि एस्टॉन ने 1919 में मास स्पेक्ट्रोमीटर बनाया था, जिससे आप एग्जैक्टली एटॉमिक मासेस निकाल पाए। तो आपके न्यूमेरिकल में 99% ऑफ द टाइम्स एटॉमिक मास ही गिवन होंगे, 99% एटॉमिक मास गिवन होगी। इसलिए आपको कंडीशन हमेशा चेक करनी होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो आप इस फॉर्मूले को एटॉमिक मास के लिए लगा दोगे। लेकिन अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो आप क्या करोगे, न्यूक्लियर मास में फॉर्मूला लिखोगे और उसको एटॉमिक मास में चेंज करोगे। एटॉमिक वाली लाइन मैंने कह दिया कि यहाँ पे एटॉमिक मास में ही फॉर्मूला वही आ गया। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला वही है, सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इंटू c²। तो आपका एटॉमिक मास वाला फॉर्मूला वही हो गया जो हमने याद किया है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अरे यहाँ पे न्यूट्रॉन आपको समझना है, न्यूट्रॉन आपको दिख रहा है कि न्यूट्रॉन कितना होता है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो आपका जो रिएक्टेंट है वो केवल x है इस केस में, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, A-Z। ठीक है, और y में कितने हो गए, y में हो गया आपके A-4 मास नंबर है, उसमें आपने देखो यहाँ पे अगर न्यूट्रॉन की बात करो y की, तो y में न्यूट्रॉन कितने हो गए, A-4 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, Z-2। तो यह जाएगा A-4 Z+2, वही मैंने लिखा है। ठीक है, और जो अल्फा पार्टिकल है उसमें 2 हो गए, तो जब इसमें 2 ऐड कर दोगे तो वो A-Z हो जाएगा, जो कि आपका x का है। ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम आगे चलते हैं। तो अब एक है हमारे पास बीटा माइनस डीके। बीटा डीके में क्या है, मान लो हमारे पास ये रिएक्शन है, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है, और यहाँ पे हो गया आपका एंटी न्यूट्रिनो, ये हो गया एंटी न्यूट्रिनो। इन पे भी हम आएंगे बाद में जब बीटा डीके करेंगे। तो ये क्या है, फिलहाल के लिए मैं क्यू वैल्यू फोकस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मास नंबर है वो मास नंबर तो ए रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो जाएगा Z+1।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे तो जेड है और यहाँ पे है जेड प्लस वन, तो ये आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ। अगर न्यूट्रॉन की बात करोगे तो यहाँ पे है ए माइनस जेड, जबकि यहाँ पे है ए माइनस जेड माइनस वन न्यूट्रॉन्स, ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। और ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, तो अल्टीमेटली, और बीटा पार्टिकल भी इलेक्ट्रॉन होता है, तो अल्टीमेटली ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। तो अब क्या करोगे, तो अब आप यहाँ पे जो क्यू वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मास लिखोगे पहले, और न्यूक्लियर मास को अपने आप मान लो, लेट लेट स्मॉल एम एक्स स्मॉल एम वाई, और ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। और यहाँ पे जो मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो है वो जीरो है, ऑलमोस्ट न्यूट्रॉन का जीरो होता है, ठीक है। तो अगर वो न्यूमेरिकल में ना भी दे तो भी अपने आप जीरो लिखना है। तो आपने क्या कहा था कि ये वाला फॉर्मूला मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर, तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये दोनों हमारे प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि प्रोडक्ट्स तीन है जहाँ पे तीसरे का मास जीरो है। तो ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर। तो आपका ये फॉर्मूला न्यूक्लियर मास के लिए ऑलवेज वैलिड है। तो दीज आर न्यूक्लियर मासेस। अब आप क्या करोगे, एटॉमिक मास आपको पता है कि एटॉमिक मास एक्स का कितना होता है, तो एटॉमिक मास ऑफ एक्स इज न्यूक्लियर मास ऑफ एक्स प्लस जेड टाइम्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। एक्स वाले न्यूक्लियाई में आपके जेड प्रोटॉन है तो जेड ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से लिखा, तो यहाँ से एटॉमिक न्यूक्लियर मास आ गया, एटॉमिक मास माइनस जेड एम ई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे एटॉमिक मास ऑफ वाई विल बी न्यूक्लियर मास ऑफ वाई प्लस, तो वाई में कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पे जेड प्लस वन है। तो यहाँ से आप न्यूक्लियर मास ऑफ वाई निकालोगे, स्मॉल एम वाई इक्वल टू कैपिटल एम वाई, एटॉमिक मास ऑफ वाई माइनस जेड प्लस वन एम ई। अब आप क्या करोगे, ये जो स्मॉल एम वाई एम एक्स है इनकी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यानी कि न्यूक्लियर मास वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। तो हमारे पास ये हो गया Q इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास था एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, स्मॉल एम एक्स की जगह लिखोगे कैपिटल, ये मैंने एम ए गलत लिख दिया, ये एम एक्स होगा, ये यहाँ पे एम एक्स है, कैपिटल एम एक्स। तो ये हो जाएगा दिस न्यूक्लियर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये आपने लिख दिया अभी एम एक्स की वैल्यू माइनस। अब एम वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसका एटॉमिक मास माइनस जितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जेड प्लस वन एम ई, तो ये आपने लिख दिया एम वाई की वैल्यू, साथ में माइनस एम ई भी है इंटू सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, एम एक्स माइनस जेड एम ई माइनस एम वाई, उसके बाद माइनस माइनस प्लस जेड एम ई, उसके बाद आएगा प्लस एम ई माइनस एम ई इंटू सी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका Q इक्वल टू एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि एटॉमिक मास का फॉर्मूला डिफरेंट आया है। एटॉमिक मास का फॉर्मूला मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इंटू सी स्क्वायर नहीं आया। दिस इज नॉट मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इंटू सी स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो हमने कहा कि अगर कंडीशन नहीं है तो आप एटॉमिक मास के टर्म्स में मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना होगा, न्यूक्लियर मास को एटॉमिक मास में चेंज करना होगा, और वो चेंज करना कठिन नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूक्लियर मास प्लस जेड टाइम्स द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर आपकी कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें सभी पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, तो उनके लिए न्यूक्लियर एटॉमिक मास में डिफरेंस तो होता नहीं है, तो उनके लिए तो वही होगा मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपने लिख लिया हो तो ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब एक चीज बतानी है कि जो Q वैल्यू है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, तो ये जो है वैलिड फॉर बोथ न्यूक्लियर एंड एटॉमिक मासेस, ठीक है। अब तीसरा जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, इसमें भी कंडीशन है, इसमें भी कंडीशन है, ठीक है। वैलिड फॉर न्यूक्लियर मासेस valid for nuclear masses but for atomic masses valid only if number of protons and neutrons। तो पहले हमने मास के लिए कहा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तीनों ही, यहाँ पे केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है, इनसे ही आप कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स का मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिएक्शन।
तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं फिर से कंक्लूजन कर रहा हूँ, इसमें कंक्लूजन ये है कि आपके पास क्यू वैल्यू के 3 फॉर्मूले हैं, मासेस के टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। मासेस के लिए अब यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल में न्यूक्लियर मास दे सकता है या एटॉमिक मास दे सकता है। अगर न्यूक्लियर मास देगा तो उसके लिए हमेशा ये फॉर्मूले वैलिड है। अगर एटॉमिक मास देगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी में गलत लिख दिया। अगर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है तो उसमें मास थोड़ी दिए होंगे, मास की बात यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ पे केवल ये लिखना है, क्योंकि अगर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है तो मास तो देगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये वैलिड ओनली इफ, केवल ये लिखो, ठीक है। ये मासेस की बात यहाँ पे नहीं करनी, क्योंकि मास तो वो देगा नहीं। तो केवल ये है बाइंडिंग एनर्जी के लिए, ये है आपका कि वैलिड ओनली इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे मुझे लिखना था कि अगर ये नहीं है कंडीशन सेटिस्फाई, इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तब हमें क्या करना है, देन कन्वर्ट न्यूक्लियर मास फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो अब आपको, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर मासेस की बात करें कि अगर न्यूक्लियर मास नहीं दे रखी, एटॉमिक मास दे रखी है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करो। कंडीशन नहीं है तो आपने क्या किया, न्यूक्लियर मास वाले फॉर्मूले को एटॉमिक मास में चेंज किया। सिमिलरली यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कंडीशन है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होने चाहिए, जैसे कि बीटा डीके में बराबर नहीं है, तो बीटा डीके में क्या करोगे आप जो है न्यूक्लियर मास का फॉर्मूला लिख लोगे और न्यूक्लियर मास वाले फॉर्मूले को कन्वर्ट करो किसमें, बाइंडिंग एनर्जी। और आपको बाइंडिंग एनर्जी और न्यूक्लियर मास का फॉर्मूला पता है। क्या आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है, जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस न्यूक्लियर मास इंटू सी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप न्यूक्लियर मास और बाइंडिंग एनर्जी में आपको रिलेशन पता है, तो किसी भी न्यूक्लियाई के लिए आप न्यूक्लियर मास की जगह बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से करना है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें करना है, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जो भी डाउट होगी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1। पेज 2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दे रखा है, द फॉलोइंग हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द बाइंडिंग एनर्जी पर पार्टिकल या पर न्यूक्लियन। तो आपको एक हिस्टोग्राम दे रखा है जहां पे आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखा है वर्सेस ए। यहाँ पे आपके पास 40, 80, 120, 160 और 200 वैल्यूज दे रखी है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये 2 है, तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पे ये 4 है। सिक्स 8, ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये 6 से करस्पॉन्डिंग है, ये 8 करस्पॉन्डिंग है, और ये इस तरह से आपकी फिगर है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दे रखा है ए न्यूक्लियस विद मास नंबर ए इक्वल टू 180 फिजन्स इनटू 2 न्यूक्लियाई ऑफ इक्वल मासेस। तो आपका कोई न्यूक्लियाई 180 वाला है जिसका मास नंबर 180 है, वो उसका फिजन होता है 2 न्यूक्लियाई ऑफ इक्वल मासेस। तो यहाँ पे आप 90 और 90 कह सकते हो इक्वल मासेस, और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि y90 प्लस z90, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है, तो कोई भी आप रिएक्शन लिख सकते हो। पहली बात तो आपने ये रिएक्शन लिखी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया क्लियर कि 2 न्यूक्लियाई में आप ये फिजन हुआ है। इन दिस प्रोसेस आपके जो ऑप्शंस है वहां से पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन की वैल्यू का है, क्योंकि दे रखा है 180 MeV इज रिलीज्ड, 360 MeV इज रिलीज्ड, एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्वेश्चन की वैल्यू का है। अब हमारे पास जो Q का फॉर्मूला है वो 3 फॉर्मूले हैं, एक मास में, एक काइनेटिक एनर्जी में और एक बाइंडिंग एनर्जी में। तो आप यहाँ पे जब फॉर्मूले को यूज करोगे तो यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन बाइंडिंग एनर्जी की दे रखी है, तो हम बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी वाले फॉर्मूले को यूज करने से पहले हमें देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि मास नंबर दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पे जेड जो है उस तरह से ही होंगे कि यहाँ पे दोनों तरफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अलग से इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल तो एमिट हो नहीं रहा। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, भले ही हमने यहाँ पे जेड की वैल्यू नहीं लिखी हो। तो अब यहाँ पे आप क्यू वैल्यू को कह सकते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y90 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x180, ठीक है। तो यहाँ पे
जो आपने भी पूछा कि न्यूक्लियर मास एटॉमिक मास, अभी यहाँ पे मास नहीं दे रखे हैं, तो यहाँ मास की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूले का यूज किया है, थर्ड फॉर्मूले को। पर थर्ड फॉर्मूले को लगाने से पहले हमें ये देखना है कि कंडीशन सेटिस्फाई है कि नहीं है। दोनों तरफ अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर हैं, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। किस फॉर्मूले को? इस थर्ड वाले फॉर्मूले को, कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू सी, सॉरी ये हो जाएगा सी स्क्वायर, तो मास में आएगा। और एक चीज और है, बाइंडिंग एनर्जी केवल न्यूक्लियर के लिए होती है, पार्टिकल के लिए नहीं होती है। अगर किसी रिएक्शन में पार्टिकल भी है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी। तो हमारे पास ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे तीनों ही न्यूक्लियाई है, कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हमने कह दिया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो ये आपके प्रोडक्ट्स हैं दोनों ही। आप इसे वाई जेड लिख लो या दोनों को वाई लिख लो, तो मैंने यहाँ पे दोनों को वाई मान के ये लिख लिया। आप यहाँ पे वाई और जेड को भी ऐड कर सकते हो, और जो एक्स है वो आपका रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालोगे? तो हमें पता है कि जो 90 है आपका, जो आपका 90 है वो कहीं यहाँ पे आएगा, ये 90 है, तो 90 के करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है? 6। तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन बाइंडिंग एनर्जी किसकी निकाल रहे हैं अब हम? Y90 की। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Y90 अपॉन इट्स मास नंबर 90 इज इक्वल टू 6। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Y90 विल बी, ये 16 नहीं होगा, 6 होगा, ठीक है। तो इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी वो निकल जाएगी आपकी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर्टिकुलर आपको पता है, तो 90 इंटू 6 हो जाएगी। सिमिलरली बाइंडिंग एनर्जी फॉर X 180, तो 180 वाला कहीं यहाँ पे होगा, तो 180 करस्पॉन्डिंग बाइंडिंग एनर्जी पर्टिकुलर कितनी है? 4। तो इसको अगर डिवाइड करोगे इसके मास नंबर से तो आपको 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X 180 आ जाएगी 180 इंटू 4। तो अल्टीमेटली आपने बाइंडिंग एनर्जी जब निकाल ली तो आप इस फॉर्मूले में रख दो, 2 इंटू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Y90 हो जाएगी 90 इंटू 6 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X 180 हो जाएगी 180 इंटू 4। इसको आप सॉल्व कर लो तो इसका आंसर आएगा आपका 360। और क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव के साथ है, तो अब हमने कहा था कि अगर ये पॉजिटिव है तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है। अब जाने से पहले, इस क्लास को एंड करने से पहले आपको एक क्वेश्चन मैं आप होमवर्क देता हूं, और जो है उसको आप पहले देखो। उसका हिंट मैं आपको दे रहा हूं, वो है पेज 26 क्वेश्चन नंबर 18। अभी एक सेकंड जरा, यार इस वाले क्वेश्चन को देखो अपने बुकलेट में, पेज 26 क्वेश्चन नंबर 18। ये जो है नेट दिसंबर 2019 का पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला भी दे रखा है, और साथ में आपको क्या दे रखा है कि सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला दे दिया फॉर किसके लिए? इवन न्यूक्लियस के लिए। द बेथे-वेसेकर सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला फॉर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, और आपको क्या दे रखा है? बाइंडिंग एनर्जी। तो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी में भी हो सकता है और मास में भी हो सकता है, तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। और अब आपसे पूछा है, इवन न्यूक्लियर, ये ध्यान रखना, आपसे पूछा है व्हेन इट स्पॉन्टेनियसली ब्रेक्स इनटू टू इक्वल फ्रैगमेंट्स द टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी का आपकी बार एक्सप्रेशन दे दिया, और आपको निकालना है अगर आपका कोई न्यूक्लियाइड टू इक्वल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हुआ है तो टोटल एनर्जी रिलीज निकालनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो स्पॉन्टेनियस डिके हुआ है, स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि आपने बाहर से न्यूट्रॉन इंसिडेंट नहीं किया है, तो विदाउट इंसिडेंटिंग न्यूट्रॉन आपका जो पार्टिकल है, जो आपका रिएक्शन है वो पॉसिबल हुई है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको हिंट दे दूं कि ये ध्यान रखना, जब भी क्यू वैल्यू की रिएक्शन होगी, ऑलवेज राइट न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं दे रखी है, अगर दे रखी है फिर तो ठीक है, अगर नहीं दे रखी है तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन लिखनी है, तभी आप फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको दिया है कि कोई न्यूक्लियाई है जिसका स्पॉन्टेनियस ब्रेकअप हुआ है कितना, इसमें टू इक्वल फ्रैगमेंट्स में। तो अब अगर इक्वल फ्रैगमेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रैगमेंट है उनका मास नंबर भी हाफ हुआ है और उनका एटॉमिक नंबर भी हाफ हुआ है, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं रिएक्शन को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका डॉटर न्यूक्लियाई बनी है दोनों, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है Z/2 और मास नंबर भी A/2 है, तो इक्वल में डिवाइड हो गया। अब आप क्या करोगे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है किसी भी न्यूक्लियाई के लिए, बाइंडिंग एनर्जी आप निकाल सकते हो। आपका जो बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन है उसमें A और Z की वैल्यू रखे, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज निकालोगे, टोटल एनर्जी रिलीज, वो क्यू वैल्यू पूछिए, वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Y, यानी कि, और यहाँ पे क्यों है? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। कंडीशन कौन सेटिस्फाई है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो आप कह सकते हो कि सम ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू क्यू वैल्यू। तो यहाँ पे आपको बाइंडिंग एनर्जी, तो आप कैसे निकालोगे बाइंडिंग एनर्जी? आप जो है मास, जो बाइंडिंग एनर्जी वाला फॉर्मूला है उसमें रख दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, तो इसे आप कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं। अब उसके अलावा जो और क्वेश्चन होमवर्क के हैं वो मैं आपको पीडीएफ में लिख दूंगा, जो कर पाए वो कर लेना, नहीं तो आप अगली क्लास पर डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आप कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। तो स्लाइड नंबर 15 और 15 दिखाने।
देखिए मुझे ये नहीं पता कि ये पीडीएफ आपको वीडियो शेयर होती है पीडीएफ, अगर पीडीएफ होगी तो आपको मिल जाएगी। हाँ तो पीडीएफ ऐप में मिल जाएगी तो ठीक है। मुझे नहीं पता, जो भी और बुक्स में चल रहा होगा वही हो जाएगा, ठीक है, कि वो लोग किस तरह से आपको ये जो है देते हैं। तो ये हो गया स्लाइड नंबर 15। उसके बाद 1, 8 और 2। ये स्लाइड सर नंबर जो अभी सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताया ना सर आपने, सर उसमें कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हुई वो नहीं मुझे समझ में आया। एक्चुअली उसमें सिर्फ इतना कहना है कि वो रिएक्शन पॉसिबली तब होगी जब वहाँ पे दोनों तरफ चार्ज बराबर होगा, और चार्ज तभी बराबर होगा जब उसमें एटॉमिक नंबर का एडिशन राइट साइड में लेफ्ट साइड के बराबर होगा, क्योंकि उसमें बीटा पार्टिकल नहीं एमिट हो रहा, सभी न्यूक्लियाई हैं। अगर किसी कोई भी पार्टिकल एमिट नहीं होगा तो उसमें कंजर्व होंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अगर सभी न्यूक्लियाई हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, लेकिन अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन या एक्स्ट्रा प्रोटॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकले तो फिर कंडीशन लिखनी पड़ेगी। और सर जो ये लास्ट में आपने क्वेश्चन बताई, आप कल वापस बताओगे, सोल्व करवाओगे? हाँ, इसे मैं कराऊंगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद ट्राई ना करो, आप खुद ट्राई करने एक्सप्लेनेशन भी बता देना अच्छे से, क्योंकि एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो कलेक्टिव मॉडल में आपने आरटी की वैल्यू बताई, रेडियस डिपेंडिंग ऑन टाइम, उसकी कोई मींस यूज तो नहीं है, उसे रिमेंबर करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने वो बताया। आप नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप केवल जो डायग्राम मैंने बताए हैं यानी कि स्पिन पैरिटी वाले, सिर्फ उसे याद रखो। ओके सर, और जो सेंटर डिस्प्लेस आपने बताया कि क्वाड्रुपोल के लिए सेंटर सेम रहेगा और डाइपोल के लिए सेंटर डिस्प्लेस हो जाएगा, उसका थोड़ा बता दीजिए एक बार। देखिए वो मैंने ये तो नहीं, उस मॉडल में उन्होंने जो मॉडल दिया उसमें ये कहा है कि डाइपोल करस्पॉन्डिंग आपका स्फेरिकल शेप, वहां से आपका जो न्यूक्लियाई वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको इसे बताऊं तो मॉडल को एक्सप्लेन नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दिया ताकि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो मतलब उसमें जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो वही दो एनर्जी लेवल डायग्राम्स एंड लैम्डा की वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हम निकालते हैं एनर्जीज, वही इंपॉर्टेंट है। हाँ आप केवल उसी को याद रखो बस। हाँ बताओ पूछो। सर क्यू वैल्यू जो एक बार उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जो क्यू वैल्यू है वो क्या है कि एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्प्शन न्यूक्लियर। एक सेकंड जरा, क्यू वैल्यू आपने पूछी तो क्यू वैल्यू ये है एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्प्शन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो कहने का मतलब यह है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए अगर हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ रही, वो रिएक्शन अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, जैसे कि अल्फा डीके अपने आप होता है, बीटा डीके अपने आप होता है, तो उनमें एनर्जी रिलीज होती है, हमें देनी नहीं पड़ती है, तो उसको हम कह रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उनमें क्यू वैल्यू पॉजिटिव आई राइट साइड में। लेकिन अगर हमको लेफ्ट साइड में एनर्जी देनी पड़ी और वो रिएक्शन अपने आप प्रोसीड नहीं हो रही, स्पॉन्टेनियस नहीं है, उसको हमें स्टिमुलेट करना पड़ा बाय गिविंग सम एनर्जी, तो उसको हम कह रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उसकी क्यू वैल्यू नेगेटिव क्यों आई? क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड में, एक सेकेंड, जब हम लेफ्ट साइड में कोई एनर्जी दे रहे हैं, लेट्स से आपने 5 एनर्जी दी 5 और आपने ये लिखा, लेकिन इस 5 को जब आप इधर लिखोगे तो क्योंकि क्यू वैल्यू मैंने कहा सिर्फ राइट साइड में लिखी जाती है, तो विद माइनस साइन आएगा, इसका मतलब आपकी क्यू वैल्यू नेगेटिव हो गई, इसका मतलब आपने लेफ्ट साइड में एनर्जी दी थी तभी रिएक्शन पॉसिबल हुई, तो उसको हमने कहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर हमने फॉर्मूले ड्राइव किए, तो फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपके पास मास और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। सर ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स क्यू वैल्यू के इक्वल होता है, इसमें नहीं चेक करना हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर? नहीं, इसमें कोई चेक नहीं करना है, केवल मास वाले में चेक करना है और बाइंडिंग एनर्जी वाले में न्यूट्रॉन प्रोटॉन चेक करना है। अगर बाइंडिंग एनर्जी में इक्वल नहीं आता तो हमें मतलब न्यूक्लियर उसके लिए हाँ न्यूक्लियर मास वाले फॉर्मूले को बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं आपको डेरिवेशन करा दूंगा, मतलब एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बीटा माइनस या बीटा प्लस डीके। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ हेलो हाँ सर, एक बार स्लाइड नंबर 13 पे ना सर, स्लाइड नंबर 13 पे ना एक बार ये है सर, इसमें आपने एनर्जी लिखी है ना 0, 2 और 4 में डायरेक्ट वो ये कैसे लिखी है? ये कैसे लिखी है 0, 2 और 4? देखो ये जो 2,0,2,4,6 है ये स्पिन पैरिटी की वैल्यू है, ठीक है, स्पिन पैरिटी की वैल्यू है ये 2 ऑक्टेपल फोनॉन के लिए। एनर्जीज बहुत पास है और एनर्जी करीब करीब 2h का ओमेगा 3 है, 4 MeV के आसपास है। तो ये जो हमने 2,0,2,4,6 है उनके लिए हम डेरिवेशन यहाँ पे किया था इस वाले पेज पे 2,0,2,4,6। नहीं सर, ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखी है ना वो
ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एनर्जी इतनी आती है, 4 के आसपास आती है, 2 के आसपास आती है, ठीक है। हेलो तो सर, एग्जैक्टली हाँ स्लाइड नंबर 10 मेरा एक छोटा सा डाउट है। हाँ मैं अभी 10 पे आता हूँ। तो इसमें यह है कि ये एनर्जी हमें निकालनी नहीं है, ये हमने अप्रोक्सीमेटली लिखी है, ये सभी न्यूक्लियर के लिए थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है। तो सर आपने जो बताया था ना इवन इवन वाला रोटेशनल स्टेट में, हाँ तो रोटेशनल कल जो बताया था सर, तो सर आपने जो बताया था ना कि प्रोटॉन जो होते हैं ना उसमें नहीं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल के लिए दोनों जो स्टेट्स एनर्जी स्टेट वो केवल इवन इवन न्यूक्लियर मिलती है, ठीक है। तो हाँ तो रोटेशनल हाँ तो अब डाउट क्या है सर? डाउट ये कि आपने जो प्रोटॉन बताया था उसमें ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों होते हैं, और न्यूट्रॉन में जो होते हैं वो स्पिन मोशन होता है, सर ऐसा क्यों? तो आप पूछ रही हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ना कि रोटेशनल एनर्जी स्टेट, ठीक है। आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछ रही हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक ये तो कंफ्यूजन आपको, आप देखो मैंने कहा था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए करंट प्रोड्यूस होना जरूरी है। जब करंट होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया कवर्ड बाय दैट करंट लूप, ठीक है। एक सेकंड, ये जो है आपने जो राइट में जो बॉक्सेस में 0 to 4 के लिए स्टेट्स लिखे हैं, इसके बारे में क्या बता देंगे आपने? ये जो आवाज आ रही है आपको कैसे आ रही है क्या? नो सर, मेरे से नहीं आ रही। चलो ठीक, हाँ अच्छा अब आप क्या कह रहे हो? सर मैं कहती हूँ राइट में अपने बॉक्सेस में लिखे ना 0 to 4 स्टेट्स के लिए डिफरेंट स्टेट्स लगा रखे ऊपर, कैसे लिखे हैं सर आपने? मैं ये कह रहा था कि ये जो इसकी सीक्वेंस है 0 to 4, ये सभी के लिए सेम नहीं होती, डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई। तो सर डिफरेंट न्यूक्लियाई डिफरेंट होगी कि जो 0 वो नीचे भी आ सकता है और 4 ऊपर भी आ सकता है। यानी कि इनकी वैल्यू 0 to 4 तो सेम रहेंगी, बट इनके जो एनर्जी लेवल है ये जो है इनका सीक्वेंस चेंज हो सकता है फॉर डिफरेंट इवन न्यूक्लियाई। ये ओके सर। तो अब मैं वाला उसका आंसर दे दूं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वाली बात जो है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है म्यू इक्वल टू आई इंटू ए। यानी कि अगर आपके पास कोई करंट लूप है उसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और वो एरिया ए कवर कर रहा है, तो मैग्नेटिक तो डाइपोल मोमेंट इतना आता है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सिंगल प्रोटॉन है तो उसमें केवल स्पिन की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, अगर सिंगल न्यूट्रॉन है तो केवल स्पिन की वजह से होगा। लेकिन अगर हमारे पास न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन भी हैं, तो वो जो प्रोटॉन है वो स्पिन मोशन भी कर रहे हैं और प्रोटॉन रोटेशनल मोशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो प्रोटॉन है, लेट्स से इस प्रोटॉन, तो इस प्रोटॉन का स्पिन एंड ऑर्बिटल दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे, बोथ विल कंट्रीब्यूट टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात करो तो न्यूट्रॉन का स्पिन मोशन की वजह से तो करंट प्रोड्यूस होगी, लेकिन अगर वो रोटेट भी करेगा या रिवॉल्व भी करेगा तो उसके ऑर्बिटल मोशन की वजह से नो करंट आएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल चार्ज है। अगर कोई न्यूट्रल चार्ज सर्कुलेट होगा या रोटेट रिवॉल्व करेगा तो उससे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसमें केवल स्पिन कंट्रीब्यूशन आएगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोटॉन के लिए जीएल की वैल्यू 1 होती है और जीएस की वैल्यू जीपी के बराबर होती है 5.586, क्योंकि इसमें स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है और इसमें ऑर्बिटल भी है। लेकिन न्यूट्रॉन के लिए हम कहते हैं कि जीएल की वैल्यू 0 है, क्योंकि ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन की वजह से कोई करंट नहीं प्रोड्यूस होता, लेकिन स्पिन की वजह से होता है, इसलिए हमने कहा कि इसकी वैल्यू -3.826 होती है। तो बस ये है। ओके सर, सर वो फिर से बता दो, वो आपने एनर्जी वाला क्या बताया था? ये इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो 0 to 4 है इसकी कोई फिक्स सीक्वेंस नहीं है। किसी न्यूक्लियाई में 0 वाली सबसे नीचे हो सकती है, किसी में 0 वाली सबसे ऊपर सकती है, किसी बीच में सकती है। तो हमने ये तो कह दिया कि इसमें 3 एनर्जी लेवल्स आई, 0 + 2 + 4 + की, लेकिन इनका जो सीक्वेंस है ये 3 एनर्जी लेवल है पास, लेकिन किसके लिए 0 नीचे किसके लिए ऊपर ये कोई फिक्स नहीं है। तो इससे डिफरेंट न्यूक्लियर के लिए डिफरेंट होगा, तो हम इसे याद नहीं कर सकते। सिमिलरली 3 क्वाड्रुपल फोनोन में जो आपकी 5% 0, 2, 3, 4, 6 इनका भी ऑर्डर फिक्स नहीं है। यहाँ पे 0 यहाँ पे हो सकता है, 2, 3, 4 ये हो सकता है, ठीक है। तो ये इनका ऑर्डर भी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, ठीक है। बस यही कहा है कि ये ऑर्डर फिक्स नहीं है। तो हमें आपने ये भी तो बताया कि एच और ओमेगा से अपन एनर्जी निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकलेगी? वो तो मैंने कहा कि अगर बाय चांस उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे दी हमें तो हम निकाल सकते हैं। कि उन्होंने कह दिया कि क्वाड्रुपल फोनोन में करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मान लो ओमेगा 2 की वैल्यू ये है, तो फिर उसमें आप निकाल सकते हो कि 1 क्वाड्रुपल फोनोन के लिए h कट ओमेगा 2, 2 के लिए 2h कट ओमेगा 2, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी है तो नहीं निकाल सकते। ये जो फ्रीक्वेंसी की वजह से है ये वाली एनर्जी 0, 0.5 और 1। हाँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो क्वाड्रुपल फोनोन जो वाइब्रेट करेंगे तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका जो ऑर्डर है एनर्जी का वो इनके आसपास होगा। कोई जरूरी नहीं है 0.5 एग्जैक्ट हो, ये अप्रोक्सीमेट है। किसी में 0.45 हो सकता है, 48 हो सकता है, 5 हो सकता है, 55 हो सकता है।
ठीक है, तो इस क्लास को फिर एंड करते हैं। वन क्वार्टर फोन की स्लाइड ये है। सर फिर नेक्स्ट वाली और शो करवा दो। ठीक है, तो क्लास को एंड करें। तो सर हाँ सर न्यूक्लियर की प्रॉब्लम की कोई रेफरेंस बुक आप बोल सकते हो, मतलब रेफर कर सकते हो? मतलब प्रॉब्लम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करना चाह रहा था, इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए, दिक्कत ये है कि न्यूक्लियर के लिए कोई इन जनरल या एक काम करता हूँ, मैं देख के आपको बता सकता हूँ कोई बुक, क्योंकि क्या है प्रॉब्लम की वो प्रॉब्लम है पर वो इतनी बल्कि बुक है तो आप केवल न्यूक्लियर कर पाओगे कई महीने तक। ठीक है, और कोई जरूरी नहीं है कि उसमें क्वेश्चन मिल ही जाए। ठीक है, तो वैसे तो मेरा सजेशन ये है कि जो यहाँ पे असाइनमेंट दिए जा रहे हैं और जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से केवल उन्हीं को पढ़ लो तो वो सफिशिएंट होगा, क्योंकि हमें और बुक भी पढ़नी है, केवल न्यूक्लियर तो पढ़नी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जैक्टली पूछनी है तो मैं जो है आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, तो सब लोग देख सकते हो, और वो आप गूगल पे डाल के आपको जो है मिल जाएगी पीडीएफ। ठीक है, तो एक दो बुक है, हालांकि वो बहुत बल्कि है बुक, और कोई जरूरी नहीं है कि उसमें से क्वेश्चन मिल ही जाए, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हो, करना चाहो तो। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो फिर उसे बंद करते हैं।